एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एनटीए अभ्यास का फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट नंबर 9 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है वो है कुछ इस तरीके से। सवाल ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल है। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट fall on the surface of a metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy Ta। समझ में आई बात? तो जब एक पर्टिकुलर मेटल A पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले फोटॉन्स गिराए जाते हैं तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है Ta के बराबर एंड अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा A के बराबर हमें मिल जाती है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास मेटल ए है। ये क्या है हमारे पास? मेटल ए है। यहां पर गिर रहे हैं फोटोन, यहां पर गिर रहे हैं फोटोन, और फोटोन की जो एनर्जी है बेटा, फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब फोटोन यहां पे आकर इंसिडेंट होंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन में से जो भी सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर दी हुई है? TA के बराबर दी हुई है। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन मैं मान लेता हूं फाई A के बराबर है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दी हुई है लैम्डा A के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि काफ़ी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके पास एक वेव नेचर भी होने वाला है। तो उस वेव की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा A के बराबर यहाँ पे आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं इन सारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन लिख देता हूँ, सबसे पहली बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम Kmax इज इक्वल टू, ये होती है हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन हम जानते हैं, इसे कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसे कहा जाता है। यहाँ पे A के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखने वाला हूँ TA के बराबर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में फाई A यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 इसे आप कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरी बात, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा A के बराबर है। हम जानते हैं कि लैम्डा A जो है वो क्या है, किसके बराबर है? H/mv के बराबर है, H/va के बराबर है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। तो सबसे पहले तो ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड टेस्ट 26 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहा है 1 PM ऑनवर्ड, और आपको चांस मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का। तो एनरोल कीजिए इस टेस्ट में, और आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। ठीक है, कोड भूलिएगा नहीं, NKC सर लाइव जो है आपको कोड इस्तेमाल करना है, और आपको मौका मिल सकता है सचिन तेंदुलकर के साथ मिलने का और इंस्पायर होने का। उसके बाद अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है वो उसमें आप जीत सकते हैं कि एप्पल का मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट जो है वो मिल सकता है आपको, और अमेजॉन के जो वाउचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसमें भी आप इनरोल कीजिए। आप भूलिएगा नहीं कि आपको जो कोड है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। उसके बाद IIT-JEE का जो कॉम्बैट है वो स्टार्ट हो रहा है। IIT-JEE कॉम्बैट में 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और 21 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स मिलेगा। 26 दिसंबर को 11 AM पर ये टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे पता चल गया आपको। क्या JEE क्वालिटी के जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन सवालों को करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। और 11th, 12th और 13th के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टेस्ट होने वाला है, और जो टॉप 25 रैंकर्स होने वाले हैं उनको उनका मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, और उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है 100%। रैंक 2 को सिल्वर, रैंक 3 जो है ब्रॉन्ज है, और भी ढेर सारे जो हैं वो प्राइजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके बाद तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्टिंग हो रही है 25 दिसंबर से 2 बजे से लेकर 5 बजे PM, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये स्टार्ट होने वाली है। और इसमें ऑल इंडिया लेवल के जो JEE मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे टेस्ट के माध्यम से, और क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए जाएंगे।
और डिटेल आपको रिपोर्ट दी जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती जो है कहाँ पर है। और 200 लर्नर्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है अप टू 100%। इसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए यदि आप इसमें एनरोल कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि एज बैच है क्लास 11th के लिए जो जेई मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट होने वाला है, और जेई एडवांस और मेंस 2022 के लिए और 2023 के लिए 2 और बैचेस हमारे पास हैं। और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स जो है पढ़ाने वाले हैं। ये स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर से, ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और ये भी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप फटाफट से जो है इनमें एनरोल कर लीजिए और बेनिफिट जो है आप इनका उठा सकते हैं। तो लैम्डा ए की वैल्यू मिल जाती है h/mva, और mva का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए से निकला है, तो h/pa। तो यहां से pa आपको मिल जाता है कितना, h/λa के बराबर। और यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है k max किसके बराबर होगा, p²/2m फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास। ठीक है, अब एक बात चीज याद रखना कि जब भी आप हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हो या p²/2m लिखने जा रहे हो, तो वो एक ऐसे पार्टिकल्स के लिए ही लिख सकते हैं जो जिनका मास होता है। फोटोन के लिए कभी मत लिख देना कि ये p²/2m इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, बिकॉज फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, और उसके लिए ये हाफ mv² वाले कन्वर्जन जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से k max को लिखा जा सकता है p²/2m, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास h²/λa², और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2m। तो k max की वैल्यू हमें मिल चुकी है विच इज इक्वल टू TA एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू h²/2m λa² के बराबर। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपको मिलता है क्या, आपको मिल जाएगा h² डिवाइडेड बाय 2m λa² इज इक्वल टू 4 - 5a। ये आपको मिल जाता है इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कैसे कि when the same photons fall on the surface of another metal B। सेम फोटॉन्स का मतलब है कि सेम एनर्जी वाले फोटोन की यहाँ पे बात की जा रही है। जब वो मेटल बी पर आकर गिरते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज TB इज इक्वल टू TA - 1.5। तो TB जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी B के केस में है वो TA - 1.5 के बराबर आ जाती है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दीज, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स as lambda b is equal to 2 times lambda a, then the work function of metal B आपसे पूछा गया है कितना होगा। सो अल्टीमेटली हमें मेटल B के लिए वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो मेटल B की बात कर लेते हैं। मेटल B हमारे पास है, मेटल B, इसका जो वर्क फंक्शन है phi b के बराबर है। यहाँ पे फोटोन जो है आकर गिरते हैं, फोटोन यहाँ पर आकर गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो मैं वही चीज जैसे A के लिए लिखी थी वही मैं B के लिए भी लिख सकता हूँ, दैट h² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा, λb² इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज फोटोन सेम है तो उसकी एनर्जी भी सेम होने वाली है, माइनस ऑफ phi b। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4। हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि लैम्डा का जो डिफरेंस है बेटा, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो TB इज इक्वल टू TA - 1.5 है, यानी कि TA - TB की जो है वैल्यू 1.5 के बराबर है। TA - TB इज इक्वल टू 1.5। तो ये बेटा आपके पास है TA और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है TB। ये क्या है बेटा, TB है। सो TA - TB 1.5 के बराबर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं TA - TB इज इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, TB को इधर ले आइए, 1.5 को माइनस में इधर ले आइए, तो TA - TB 1.5 आपको मिल जाता है। TA - TB 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा h² डिवाइडेड बाय 2m को कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिलता है 1/λa² माइनस ऑफ 1/λb², और यहाँ पे मिलता है आपको राइट हैंड साइड में 4 - 5a माइनस 4 प्लस 5b, और ये किसके बराबर है, 1.5 के ये बराबर होने वाला है। तो यहां से आप 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं
और आपको यहां से मिल जाता है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 1 अपॉन लैम्डा a स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा a का स्क्वायर, बिकॉज हमें दिया है कि लैम्डा b जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा a के बराबर है, तो यहाँ पे लैम्डा b की जगह 2 टाइम्स लैम्डा a मैंने लिख दिया है का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b माइनस में 5a, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.5 माइनस में इज इक्वल टू 1.5 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, 1 है ये 1/4 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3/4 ऑफ h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b माइनस ऑफ 5a इज इक्वल टू 1.5। अब ये वाला जो रिलेशन है मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4/3, 3 से गए 0.5 टाइम्स 4 पंजे 20, आपको मिलता है यहाँ पे 2 के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आपको ये वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब हमें ये वैल्यू पता चल चुकी है विच इज इक्वल टू 2, तो ये जो 2 की वैल्यू है बेटा ये TA के बराबर है, तो मैं ये वाली जो वैल्यू है TA की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 5a, तो यहाँ से 5a की वैल्यू मिल जाती है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और 5a आपको मिल चुका है, तो आप 5b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इस वाले रिलेशन से। तो आपको यहां से मिल जाएगा 5b इज इक्वल टू, यहां से मैं लिख रहा हूं 5b इज इक्वल टू 5a प्लस 1.5, तो इसमें आप 1.5 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाती है 5b की वैल्यू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिल जाती है। सो 5b इज इक्वल टू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, देख लीजिए, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास से कुछ इस तरीके से। सवाल में दिया है कि दो पार्टिकल हैं जिनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 और λ2 के बराबर है। λ1 λ2 उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दी हुई है। While moving along mutually perpendicular directions undergo perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision उनके बीच में हो जाता है। The de Broglie wavelength lambda of the final particle is equal to, यहां पे दिया हुआ है बेटा lambda of final particle, यानी कि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और दोनों जो हैं आपस में चिपक चुके हैं कोलिजन के बाद। तो आपसे पूछा है कि फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से है, पार्टिकल का वेवलेंथ यदि λ1 है, पार्टिकल का वेवलेंथ समझ रहे हैं बिकॉज वो एक बहुत छोटा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उसका वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। वही इस चैप्टर में पढ़ा था हमने, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल भी जब बहुत ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, उनका साइज बहुत छोटा हो, तो वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो उनकी वेवलेंथ यहाँ पे डिफाइन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक इस तरफ है दैट इज h अपॉन λ1, h अपॉन λ1 इनका है लीनियर मोमेंटम, और दूसरा पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मान लेता हूं मैं h अपॉन λ2 के बराबर है। ये दोनों आपस में कोलाइड होते हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड होते हैं। मान लीजिए जो तीसरा पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, और इसका लीनियर मोमेंटम मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, h अपॉन लैम्डा टोटल के बराबर या लैम्डा फाइनल के बराबर मैं मान लेता हूं इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो इनिशियली ये दोनों कोलाइड होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, और फाइनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये जो कंपोजिट यहाँ पे बना हुआ है, ये जो कंपोजिट बना है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये आई कैप है, ये वाली डायरेक्शन जो है जे कैप है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा h अपॉन λ1 आई कैप। आप इसको भी जे कैप में मान सकते हैं, इसको आई कैप में मान सकते हैं, बस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कोई सा भी यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वेक्टर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना। वेवलेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है आई कैप जे कैप कहीं भी मान लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा आंसर पे। प्लस h अपॉन λ2 जे कैप इज इक्वल टू, फाइनली मैं कह सकता हूं इसका लीनियर मोमेंटम हो चुका है h अपॉन लैम्डा f, और यहां पे मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर जो है हो जाता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप यूनिट वेक्टर कोई भी मान लीजिए, लेट्स से कोई भी आप p कैप यहां पे मान लीजिए। यहां पे मैंने एक ऐसे ही रैंडम एक यूनिट वेक्टर मान लिया जो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर मान लिया p कैप के बराबर है। अब
यदि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो मैं इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर कर दूंगा, तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर कर दूंगा। अब देखिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, h अपॉन लैम्डा एफ का ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास h अपॉन लैम्डा एफ। ये दोनों आई कैप प्लस जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इनका समीशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको मिलता है h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है। अब यहां से h स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एज h निकलेगा वो बाहर, तो h बाहर आ जाता है और यहाँ पे मिलेगा आपको लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा एफ। h अपॉन लैम्डा एफ के बराबर ये हमें मिल जाता है। अब एक h से एक h जो है कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहाँ से इसको एलसीएम लीजिए, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा फाइनल। तो यहाँ से लैम्डा फाइनल की वैल्यू आपको मिल जाती है लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। तो ये लैम्डा एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, लैम्डा एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाती है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन आपको सही मिल जाता है। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अराउंड वो चारों तरफ घूमता है एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू। न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग जो मोशन है उसकी वजह से आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है लेकिन मैं आपको डायरेक्शन के साथ समझाता हूं कि क्या कैसे मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r के बराबर, जिसका रेडियस है r के बराबर। तो ये सर्कल का मैंने सेंटर मान लिया, ये सेंटर है और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहा जाता है। अब मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस जो है, मान लीजिए मैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस आप मान लीजिए, ये जो है ये हमारा एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस। अब यदि मैं इस छोटे से पार्ट में से देखूं कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है और जिसे एवरेज करंट कहा जाता है, तो एवरेज करंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, चार्ज अपॉन कितना टाइम इसको लग रहा है, कितना टाइम इसको लग रहा है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हर टाइम t के बाद यहां से पास होता है, हर टाइम t के बाद यहां से पास होता है, तो इसका मतलब करंट एक वहां से फ्लो हो रहा होगा। और यहाँ पे ये t है, इसको 1/f लिखा जा सकता है या न्यू लिखा जा सकता है 1/न्यू। तो E इंटू न्यू हमें यहाँ पे एवरेज करंट की वैल्यू मिल जाती है। सो एवरेज करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस लूप ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू E इंटू न्यू। अब इसका डायरेक्शन भी एक बार देख लीजिए कि डायरेक्शन किस तरफ होगा करंट का। तो भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जब वो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो करंट माना जाएगा इस डायरेक्शन में, करंट माना जाएगा इस डायरेक्शन में, करंट माना जाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा और इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, E इंटू न्यू के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारे पास N I इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, विच इज 1, करंट की वैल्यू लूप में, और A जो है उसका एरिया है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड तो लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1 के बराबर है, करंट की जो वैल्यू है E इंटू न्यू के बराबर है, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है M का मैग्नीट्यूड E न्यू पाई आर स्क्वायर, E न्यू पाई आर स्क्वायर। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है वो करंट के सेंस में होता है। करंट इसमें यदि क्लॉकवाइज है
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करने पर जो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा और करंट के सेंस में ही मैग्नेटिक मूवमेंट भी होने वाला है। तो मैंने मान लिया ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, करंट ऐसे बहता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ होने वाला है। ये माइनस के कैप भी इसे लिखा जा सकता है, या इसे ऐसे मैं लिख सकता हूं कि इस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक मूवमेंट होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देख के बताइए कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा और क्या उसका होने वाला है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक इंस्टेंट पर, और इसकी जो वेलोसिटी है मैं मान लेता हूं v के बराबर है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, इसका मास m के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम का निकालने का मतलब है कि इसके इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी v इस तरफ, इसका जो रेडियस वेक्टर है r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो है इस तरफ। तो हम जानते हैं कि m r क्रॉस v ये होता है साहब आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम होता है ये। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m r क्रॉस v, तो आ जाएगा आपके पास m r की वैल्यू जो है रेडियस के बराबर है और v जो है v के बराबर है। डायरेक्शन की बात करें तो r क्रॉस v की जो डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो r वेक्टर इस तरफ है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आगे, तो r वेक्टर है ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, तो r क्रॉस v जो है बाहर की तरफ आपको मिल रहा है, जो l वेक्टर है वो बाहर की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ है और इसे प्लस के कैप भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक बात और आपको याद रखनी है, कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से आपको पता चला कि जब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट। यदि नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो, पॉजिटिव चार्ज होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है।